हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नमक स्वादानुसार की 7th स्टोरी, जिसका नाम है सुहाग रात। तो चलो शुरू करते हैं। स्पीड के लिए 1.5x और 2x में ट्राई कीजिएगा। देखते हैं इस स्टोरी में क्या क्या होता है। शुरू करते हैं। मैं तमाम मर्तबा ये सोचने बैठा हूँ कि मर्द और औरत बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हैं या फिर अलग अलग। फर्ज करो कि मर्द और औरत की छाती एक जैसी होती, मतलब ये कि न ही औरत की छाती में उभार होता और न ही मर्द की छाती में उस उभार की अनुपस्थिति। तब क्या मर्द और औरत बुनियादी तौर पर एक जैसे नहीं होते? ऐसी स्थिति में हम कुछ बेहतर इंसान होते हैं या फिर अभी जैसे हैं उससे कुछ कमतर इंसान होते हैं। मैं कई मर्तबा ये भी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ मर्द और औरत को एक साथ रहने के लिए ज़रूरी तौर पर शादी क्यों करनी होती है। फ़र्ज़ करो कि मर्द और औरत एक साथ एक छत के नीचे बिना शादी के ही रह सकते हैं। ऐसे में न ही बीवियाँ अपने शौहरों से चिढ़ कर उन्हें ज़िंदगी भर ये ताना मारती कि उन्होंने फलाने फलाने श्रीमान लाख गुना बेहतर सज्जन के शादी के प्रपोजल को ठुकराकर उनसे पल्ला बांधा, और उसके बाद भी उनके शौहर नियरे निकट्टू निकले। और न ही शौहर ये शिकायत किया करते कि बीवियों को खुश करने के चक्कर में उनकी कमर टूट गई, और उसके बाद भी बीवियां उन्हें कोसा करती हैं। कुंठा भी कम होती और जबरन साथ रहने में से उपजी फ्रस्ट्रेशन भी। जब तक निभी तो निभी और उसके पश्चात दोनों प्राणी अपने अपने रास्ते। लेकिन फिर कुछ लोग ये दलील देंगे कि बिना शादी के मर्द और औरत का रिश्ता उतना ही कच्चा हो जाता जितना कि कपास का फाया, जरा सा खींचा नहीं कि हो गए दो हिस्से। और चूंकि इंसान अपनी फितरत से ही फिसल पड़ने वाला जीव है, इसलिए उसे बांधा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे में एक बुनियादी सवाल ये भी है कि कपास के फाये को बचाकर रखने की इतनी मशक्कत की भी क्यों जाए। सीधे कहानी लिखने के बजाय कुछ देर रुककर इन सवालों की जांच पड़ताल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दरअसल ये सारे सवाल ओरिजिनली मेरे नहीं हैं। ये सारे सवाल मेरी कहानी की नायिका के हैं। वो इस समय सुहागरात के बिस्तर पर बैठी अपने पति के इंतजार में इन्हीं सवालों से जूझती हुई अपनी लट के छल्ले बना रही है। एक सवाल का एक छल्ला, दूसरे सवाल का दूसरा। जब उसे जवाब मिल जाता है तो वो एक लट को खोलकर सीधा कर देती है। ये आदत उसने इसलिए बना रखी है कि यदि उसे कुछ जरूरी सवालों के जवाब न मिले तो देर सवेर लट के छल्ले देखकर उसे याद रहे कि अभी भी कुछ अहम सवाल बिना उत्तर के ही उलझे पड़े हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उसकी कुछ एक लटें कभी सुलझ पाएगी। शायद वो भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखती है, इसलिए उसने पहली शादी टूटने के बाद इन सवालों को सुलझाने में और वक्त जाया करने के बजाय आनन फानन में दूसरी शादी भी कर डाली। और दूसरी शादी के हिसाब से आज उसकी दूसरी सुहागरात है। दूसरी सुहागरात की बात सुनकर आप लोगों को थोड़ी सी गुदगुदी और थोड़ी सी हरारत तो जरूर महसूस हुई होगी ना। खास तौर पर मर्दों को। सोच रहे होंगे कि अगर आज उस लड़की की दूसरी सुहागरात है तो पहली सुहागरात भी हुई होगी, उसका क्या। मर्द लोग हिसाब किताब बही खाता सब क्रम से एक एक करके जानना चाहते हैं। मर्द इंसिस्ट करते हैं कि कहानी को लीनियर ही रखा जाए और उसमें जहाँ पर अधिक जोर देने की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा रुककर बात को जरूरी मसाले और सालन में लपेट कर समझाया सुनाया जाए। कहानी के जरूरी हिस्से कतई न छोड़े जाएं। और जब कहानी एक औरत की हो तो कहानीकार के लिए मर्दों को कहानी सुनाना किसी आर्ट से कम नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कि मुर्गा परोसना और मुर्गा खाना भी एक कला होती है। सबसे पहले टंगड़ी खाओ, और टंगड़ी खाओ तो उसे चबाकर इस तरह से तराश दो जैसे उसमें कभी मांस था ही नहीं, बस हड्डी हड्डी ही थी। हो सके तो मज्जा चूस कर उसे खोखला कर दो। अगर मुर्गा खाने वाले को टंगड़ी का पीस नहीं परोसा गया तो वो मुर्गा खाए बिना ही नाराज होकर निकल जाएगा।
इसलिए मैं पहली और दूसरी दोनों सुहागरातों का ब्यौरा दूंगा। मेरी कहानी की नायिका का नाम है देविका और उसके पति का नाम है राहुल, दूसरा पति। राहुल काफी सेफ सा नाम है ना, मतलब कि न ज्यादा फिल्मी और न ही ज्यादा देहाती। आप सोच रहे होंगे कि नाम में क्या रखा है। दरअसल नाम से तमाम बार दिमाग में एक पूर्वाग्रह बन जाता है, प्री बायस, और हम नाम मात्र से ही अपने दिमाग में तमाम सारी अटकलें और कयास हिफाजत से बिठा लेते हैं। देविका की पहली शादी जिससे हुई थी उसका नाम था सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश नाम से ही लगता है ना कि वो कोई ऐसा लड़का होगा जो इतना मासूम निकलेगा कि जिसके लिए अभी तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही बात होगी कि आखिर इस दुनिया में ये कमबख्त बच्चे कौन से रास्ते से आते होंगे, और जहाँ कहीं से भी आते हैं तो मुँह सीधे सर उठाकर अपने माँ बाप के घर कैसे चले आते हैं, किसी दूसरे के हत्थे कैसे नहीं चढ़ जाते। सत्यप्रकाश नाम से ही लगता था कि वो एक ऐसा लड़का होगा जिसके लिए प्यार का मतलब फिल्मी गीतों में दो पीले पीले फूलों का गुथना ही होगा, जिनके ऊपर कोई भंवरा आकर बैठ जाता है, जिसे किसी ने बताया ही नहीं होगा कि दरअसल एक्चुअली में उन दोनों फूलों के पीछे झाड़ी में क्या हो रहा होता है। पता नहीं उसे बचपन में किसी ने वो नॉन वेजिटेरियन जोक सुनाए भी होंगे या नहीं। पता नहीं उसने वो गोली के हमजोली और वो रबर जैसा गुब्बारा वाले परिवार नियोजन के विज्ञापन टीवी पर देखे भी होंगे या नहीं। विज्ञापन की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि बचपन में ये सब विज्ञापन देखना निहायत ही जरूरी होता है, नहीं तो क्यूरिसिटी जनरेट नहीं होती, और यदि क्यूरिसिटी जनरेट नहीं होती तो आप उसका समाधान नहीं करते हैं, और जब आप उसका समाधान नहीं करते तो रह जाते हैं बुद्धू के बुद्धू, और बुद्धू रह जाने पर सुहागरात वाले दिन बातचीत शुरू करने में बड़ी मुश्किल होती है। लड़की तो खुद से कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि सुहागरात की सेज पर लड़की अगर शर्मीली न दिखाई जाए तो उसे चरित्रहीन समझ लिया जाता है। ऐसी तमाम सारी बातें, अटकलें, कयास और प्री बायस देविका के दिमाग में इधर से उधर ऐसे नाच कूद रहे थे जैसे सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा के बच्चे रिसेस के दौरान कूदा फांदा करते हैं। वो सुहागरात वाले कमरे से बाहर शर्माई सी खड़ी थी और सत्यप्रकाश अंदर कमरे में उसका अधीरता से इंतजार कर रहा था। उसने देविका के आने से पहले अपने हाथों से बिस्तर पर केसर और गुलाब को यहाँ वहाँ तरीके से सजा दिया था। बिस्तर की एक एक सलवट ठीक की हुई थी ताकि जब देविका कमरे में आए तो उसे ये न लगे कि उसके इंतजार में वो बड़ी अधीरता से बिस्तर पर इधर उधर लौट रहा होगा। उसने शायद सुन रखा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, इसलिए उसने चुपचाप रेडियो पर जगजीत सिंह की एक रोमांटिक गजल लगाई, वॉल्यूम जरा सा चढ़ाया और गजल की गंभीरता अपने चेहरे पर लेप कर पीठ सीधी करके तन कर बैठ गया। उसकी समझ से डिसेंट लगने के लिए यही तरीका उचित रहा होगा, लेकिन मेरी समझ से वो डिसेंट कम और बाबा रामदेव का वॉलंटियर ज्यादा नजर आ रहा था। उसके पैर की उंगलियां कसमसा रही थी। उत्सुकता में ऐसा लग रहा था कि पैर का अंगूठा बगल वाली उंगली की रीढ़ तोड़ देगा। अचानक देविका ने कमरे में प्रवेश किया। वो ऐसे चौंक उठा जैसे किसी लौंडे को उसके वालिद ने बीड़ी पीते हुए नुक्कड़ पर देख लिया हो। फिर जैसे लौंडे हाथ पर चुटकी सुपारी मसल कर मामला संभालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उसने भी मामला संभालने के लिए रेडियो का कान उमेट कर चैनल बदला। गाना बज उठा, तेरा पल्लू सरका जाए रे, बस तो फिर हो जाए ई हा फचक ओ हा फचक। फिल्म का नाम था दुल्हन हम ले जाएंगे। संगीतकार हिमेश रेशमिया, गायक सोनू निगम और अलका याग्निक। गीत के बोल की बेतरतीबी से बेचारा ऐसा शर्मिंदा हुआ कि रेडियो बंद करने का तरीका ही भूल बैठा। नाड़ियों के तरीके से उसे हथेली से ऐसे थपकाने लगा जैसे आजकल रेडियो ऑफ करने का तरीका यही हो।
रेडियो और वो साथ में ऐसे दिखाई दिए जैसे एक रोता हुआ जिद्दी बच्चा और उसे थपथपाकर चुप कराती हुई एक खिसियाई हुई औरत। फिर अपनी ही फैलाई हुई छीछा लेदर को समेटता हुआ सकपकाकर बोला, अच्छा होगा कि हम दोनों आज की रात एक दूसरे को भली तरह जान लें। लाल घूंघट के भीतर से देविका ने कमजोर सी आवाज में कहा, जी, जैसा आप ठीक समझे। शायद सत्यप्रकाश का हौसला बढ़ा। वो बोला, आप अपने बारे में कुछ बताइए न। देखिए, मेरा मानना है कि पति पत्नी तो एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, इसलिए दोनों को बिना जल्दबाजी किए हुए एक दूसरे को भली तरह जान लेना चाहिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठा लेनी चाहिए। दोनों के बीच में कोई राज या पर्दा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की इस खास और पहली रात पर हम दोनों एक दूसरे को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दें। थूक भटकते हुए सत्यप्रकाश ने आगे कहा, देखिए, मैं उन नैरो माइंडेड पतियों में से नहीं हूँ जो पत्नी को अपनी जागीर समझते हैं। मसलन अगर तुम्हारा कोई पुरुष मित्र, कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, तो उससे तुम्हारा किसी भी हद तक कोई ताल्लुकात रहा हो, तो तुम मुझे सब कुछ सच-सच बता सकती हो। देविका ने कनखियों से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन घूंघट आड़े पड़ गया। अंदर से ही उसने अंदाजे से नपा-तुला जोर लगाकर ऐसे कहा कि बात घूंघट के पार बस सत्यप्रकाश तक ही जाए, उसके आगे तक न पहुँचे। जी, मतलब मेरा तो कभी किसी से कुछ भी नहीं रहा है। सत्यप्रकाश ने जवाब में कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका किसी से कुछ चक्कर न रहा हो। देविका दिल्ली की लड़की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, वहाँ की लड़कियाँ तो बहुत मॉड होती हैं, और वो ठहरा सहारनपुर से। जब उसकी तमाम महिलाओं से दोस्ती रही है, तो फिर ये बड़ी जायज़ और लाज़मी सी बात है कि देविका तो रही ही होगी। फिर उसे लगा कि शायद वो शर्मा रही है, इसलिए इतनी जल्दी उसके सवालों का जवाब न दे सकेगी। अंडरस्टैंडिंग बिठा लेने का कार्यभार उसे ही शुरू करना पड़ेगा। वो देविका के नज़दीक गया और उसने उसका घूंघट अपने हाथों से हटाया। वो ये देखकर हैरान था कि लड़कियां शादी के बाद अचानक इतनी सुंदर कैसे लगने लगती हैं। यदि आँख, कान, नाक, होठ, गाल और माथे के सम टोटल को ही चेहरा कहते हैं, तो देविका का चेहरा उससे कहीं ज़्यादा अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बहुत सारे नियमों को धता बताता हुआ चमक रहा था। देविका की आंखें न ही मछली जैसी थी और न ही हिरन की जैसी। उसकी आंखें बस आंखों जैसी थी, जैसा आंखों को होना चाहिए, बिल्कुल वैसी। खुले तो ऐसा प्रतीत होता था कि उनके भीतर भीतर से कोई न कोई झांक रहा है। जैसा देखने वाला और जैसा देखने वाले का मन, वैसा ही कोई इंसान अंदर से जवाब में झांक उठे। प्रेमी के लिए प्रेयसी, दरोगा के लिए दरोगा, चोर के लिए चोर और तांत्रिक के लिए जादूगरनी। घूंघट उठाते ही उसने जब देविका की आंखों में उन चारों को हाथ से हाथ पकड़े हुए एक पंक्ति में खड़ा पाया, तो वो थोड़ा सा सकपका गया। फिर भी सत्यप्रकाश ने अपनी सुविधा के अनुसार ये मानना पसंद किया कि देविका की आंखों से जवाब में बस एक प्रेयसी ही झांक रही है। उस प्रेयसी से उसने एक सांस में प्रेम पूर्वक कहा, मैं तुम मैं तुम्हें अपनी पहली महिला मित्र के बारे में बताता हूँ। उसका नाम था रोजी। वो बहुत ही शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए मेरा उससे बहुत दिन तक कुछ चला नहीं। हाँ, थी वो बड़ी ही भला की खूबसूरत। देख ही लो तो करंट सा लग जाए। बस मैंने एक बार उसका हाथ ही पकड़ा था, तो उसने मुझे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बोली थी कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। अच्छा, मुझे कभी ये नहीं समझ आया कि तुम लड़कियों का ये दैट काइंड से क्या मतलब होता है। खैर, मैं तो थोड़ा दैट काइंड टाइप का ही लड़का था। सत्यप्रकाश एक शरारती बच्चे की तरह मुस्कुराया और उसने देखा कि देविका भी उसके साथ मुस्कुराई। फिर उसने हौसला पाते हुए आगे कहना जारी रखा, जब मैं 11वीं में पहुंचा तो मुझे उपासना पसंद आ गई। हम दोनों बड़े ही खेल-कूद पसंद कपल थे। मतलब हम दोनों बड़े शरारती थे, हर जगह शरारत ही करते थे। बस के अंदर, पार्क में, सिनेमा हॉल में और कभी-कभी तो रेस्टोरेंट के बाथरूम में भी। अच्छा चल रहा था हमारा
कि अचानक एक दिन उसे कोई और शरारती लड़का मिल गया, और वो जितना शरारती था उससे कहीं ज्यादा वो अमीर भी था। तो चैप्टर उपासना वहीं खत्म हो गया। एक लंबा मोनोलोग खत्म करने के बाद उसने देविका की ओर देखा। उसकी आंखों से इस बार एक दरोगा झांक रहा था, लेकिन सत्यप्रकाश ने फिर भी सुविधा के अनुसार ये मानना पसंद किया कि देविका की आंखों से जवाब में एक प्रेयसी झांक रही है। एक प्रेयसी जिसे उसके प्रेमी पर समर्पित होना चाहिए, क्योंकि प्रेमी पुल्लिंग मेल और प्रेयसी स्त्रीलिंग फीमेल होती हैं। प्रेमी जब अपनी प्रेयसी को किसी भी प्रकार के कन्वर्सेशन में शामिल करने के लायक समझे, तो प्रेयसी को इस बात पर उसका आभारी होना चाहिए। उसने देविका के कंधे पर अपनी बाहें कोमलता से रख दी और दोबारा कहा कि वो नैरो माइंडेड पति नहीं है। और जब उसने देविका से शादी के लिए हाँ कहा था, तो उसे पता था कि देविका भी एक मॉड लड़की है। दोनों की प्रोग्रेसिव थिंकिंग खूब जमेगी। उसने आगे कहा, चैप्टर उपासना से मैं अंदर तक टूट चुका था। ऐसा लगता था कि शरीर के अंदर कहीं एक फोड़ा सा हो गया है। अगर जल्दी ही उसका पता न चला तो अंदर ही अंदर वो कैंसर बन जाएगा। मैं बुरी तरह परेशान हो गया था कि तभी मेरे मामा के लड़के ने मुझे बताया कि सत्या, तेरी ईगो हर्ट हो गई है। मैंने पूछा कि ये कमबख्त ईगो क्या होती है? तो उसने कहा कि दोस्त, ये ईगो बड़ी ही जटिल किस्म की बड़ी कुत्ती चीज होती है। बस ये समझ लो कि यदि पुरुष की ईगो हर्ट हो गई तो उसे शांत करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मर्द वैसे ही तड़पता रहता है जैसे बिच्छू के काट लेने पर एक छोटा बच्चा। मुझे तब तो उसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जब मेरा अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड मेघा से प्यार के सबसे आखिरी पड़ाव पर जाकर ब्रेकअप हुआ, तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। तब मुझे अंदर तक ठंडा ठंडा महसूस हुआ, एक सुकून सा। और तब मुझे समझ आया कि मेरे मामा का लड़का आखिर क्या कह रहा था। हमारे बीच वो सब कुछ हो चुका था जो एक लड़का और लड़की के बीच हो सकता है। उसने बात को समेटते हुए आगे कहा, उसके बाद मेरा किसी भी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रहा, और फिर सीधे तुम मेरी जिंदगी में आई। और यकीन मानो कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो मैंने मन ही मन तुम्हें पूरी तरह से अपनी अर्धांगिनी मान लिया है देविका। मैंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी की पूरी किताब तुम्हारे सामने खोल कर रख दी है, क्योंकि न ही मैं कायर हूँ और न ही झूठा। और अब मैं चाहूंगा कि तुम भी मुझे वो सब कुछ बता दो जो हमारे बीच में बताने लायक हो। सत्यप्रकाश अपनी बात कहकर चुप हो गया। सुहागरात का सजा हुआ कमरा भी चुप हो गया। उसकी आंखों में अपराध बोध नहीं था। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। उसने देविका की आंखों में देखा। चोर, दरोगा, प्रेयसी, जादूगरनी, चारों में से कोई नहीं। इस बार अपनी सुविधा के अनुसार वो ये नहीं मान सका कि उसमें से एक प्रेयसी ही झांक रही है। इस बार उसके अंदर से खुद देविका झांक रही थी। साफ साफ वही थी जिसने कहा, आई अंडरस्टैंड। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और शादी की पहली रात हिम्मत और गैरत से मुझे ये सब बताना जरूरी समझा। इसलिए मैं भी आपको कुछ बताना जरूरी समझती हूँ। मैं भी बिना लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आती हूँ। सत्यप्रकाश के क्या पूछने से पहले ही उसने आगे कहा, मेरा हमारे घर के ड्राइवर से चक्कर था। सत्यप्रकाश ने चौंक कर पूछा, ड्राइवर? वो काँप रहा था। वैसे नहीं जैसे इंसान ठंड से काँपता है, वैसे जैसे कि प्रेशर कुकर की सीटी काँपती है जिसमें चिकन की टंगड़ी पकाई जा रही हो। देविका ने बिना चौंके दृढ़ता से कहा, हाँ, ड्राइवर, हमारे घर के ड्राइवर के साथ चक्कर था। सत्यप्रकाश ने कहना चाहा कि तुम मजाक कर रही हो न, लेकिन देविका के भावशून्य चेहरे को देखा तो उस पर साफ साफ अंग्रेजी फिल्म के सबटाइटल की तरह लिखा हुआ था, आई एम डेड सीरियस, आई एम डैम सीरियस, यू डेयर नॉट बैट विथ मी। इससे पहले वो ये पूछता कि तुम दोनों का किस हद तक ताल्लुकात था, देविका ने आगे कहा, वो कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेता था बस। हम दोनों शरारती नहीं थे तुम्हारे और उपासना की तरह, बस यूं ही थोड़ा बहुत। आई होप यू आर ओके विद इट। सत्यप्रकाश अचानक दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया। माहौल में इतना गहरा सन्नाटा था कि एक एक सांस भी चुरा चुरा कर लेनी होती थी। खटिया पर करवट तो
करवट लो तो वो चू चू की आवाज करती थी। सत्यप्रकाश ने बाएं करवट ली, चू की आवाज आई। देविका ने दाएं करवट ली, एक और चू की आवाज आई। पहले वाली चू की आवाज ने बाद वाली चू की आवाज से पूछा कि तुम्हारा एक ड्राइवर से चक्कर कैसे हो सकता है। बाद वाली चू की आवाज ने पहले वाली चू की आवाज से कहा, बस ऐसे ही। इसके बाद बीच बीच में एकांतर क्रम में चू की आवाजें रात भर उठती रही। पहली चू, ड्राइवर ने तुम्हें कहाँ कहाँ छुआ था? दूसरी चू ने जवाब नहीं दिया। पहली चू, क्या तुम मुझे साफ साफ इसलिए नहीं बताना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे बीच वो सब कुछ हो चुका था? दूसरी चू ने फिर जवाब नहीं दिया। पहली चू, हमारे यहाँ शादी करना आखिर इतनी बड़ी जरूरत क्यों है? पहली चू, तुम एकदम रंडी हो। दूसरी चू ने जवाब देना एकदम जरूरी नहीं समझा। पहली चू, भगवान के लिए कुछ बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी चुप्पी से मर जाऊंगा। दूसरी चू ने फिर जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उस कमरे में थी ही नहीं। वो तो उस कमरे से बाहर सड़कों तक निकल चुकी थी और रास्तों में मिलने वाला जो भी शख्स उसे कान बंद किए हुए दिख रहा था उसे अंदर तक भेद रही थी। लड़कियों के बापों को, मंदिर के पुजारियों को और समाज के ठेकेदारों को। जब सड़क खत्म हो गई तो वो आवेग में सड़क के पार समय और काल की सीमाएं लांघने को और आगे बढ़ गई। वो चिल्लाना चाहती थी और इतनी जोर से चिल्लाना चाहती थी जैसा ओपेरा गाने वाली औरत ओपेरा के अंत में चिल्लाती है। कांच की बोतल फोड़ देने वाली चीख। अगली सुबह देविका सत्यप्रकाश का घर छोड़कर चली गई। सत्यप्रकाश ने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था। घर छोड़कर आना उसका निर्णय था। लेकिन घर छोड़ने से पहले सत्यप्रकाश ने उसे उससे गिड़गिड़ाते हुए पूछा था कि वो उसे बताती क्यों नहीं कि उसका और ड्राइवर का किस हद तक चक्कर था। कोई जवाब न पाकर और अधीर होकर सत्यप्रकाश ने ये भी कहा कि तुम मजाक कर रही हो। एक गंदे ड्राइवर के मिट्टी सने हाथों को तुम खुद क्यों छूने दोगे? जवाब में देविका ने कहा, तुम्हारे मामा के लड़के ने तुमसे ठीक ही कहा था कि ईगो बड़ी ही कुत्ती किस्म की चीज होती है। यदि पुरुष की ईगो हर्ट हो गई तो उसे वापस से शांत कर लेना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो मर्द वैसे ही तड़पता रहता है जैसे बिच्छू काट लेने पर एक छोटा बच्चा। ड्राइवर ने मेरे साथ क्या किया था या क्या नहीं किया था, इसका जवाब देना मैं इसलिए जरूरी नहीं समझती क्योंकि एक पुरुष वही देखना चाहता है जितना देखने की औकात उसकी आंखों में होती है, और वही सुनना चाहता है जितना सहन करने की सामर्थ्य उसके कानों में होती है। और हाँ, एक और जरूरी बात ये है कि सुहागरात पर बातें करने का आइडिया घटिया होता है। कल को जब तुम्हारी दूसरी शादी हो तो अपनी बीवी से बातें मत करना, मेरी सलाह याद रखना, काम आएगी। उसके बाद देविका चली आई। उसके जाने के बाद सत्यप्रकाश को उसके अधूरे सवाल खाते रहे। जब वो खटिया पर करवट लेता था तो चू की आवाज सुनकर वो कांप जाता था। हर चू पर एक सवाल बुलबुले की तरह उठता था, जैसे शराब में सोडा डालने पर कांच की गिलास की तली से ढेर सारे बुलबुले लाइन लगाकर ऊपर की ओर चल देते हैं, एक दूसरे की दुम अपने हाथ में थामे हुए। वो अपनी सुविधा के अनुसार उन अधूरे सवालों के जवाब के अलग अलग वर्जन तैयार कर लिया करता था। वर्जन एक ये था कि देविका थी ही रंडी किस्म की औरत। वर्जन दो ये था कि देविका थी ही रंडी किस्म की औरत। और वर्जन तीन भी यही था कि देविका थी ही रंडी किस्म की औरत। और वर्जन चार, पाँच, छः, सात भी डिट्टो। अब आप सोच रहे होंगे कि देविका सत्यप्रकाश का घर छोड़कर अगले ही दिन क्यों चली आई। आप में से अधिकतर लोगों का यही ख्याल होगा कि देविका इसलिए चली आई क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर वो खुद उसका घर छोड़कर नहीं आती तो कुछ दिन बाद सत्यप्रकाश खुद उसे घर से निकाल देगा। तमाम सारे लोग ये मानना पसंद करेंगे कि देविका की जिंदगी में कभी कोई ड्राइवर था ही नहीं। वो पाक पवित्र, पवित्रता, पतिव्रता, पूजनीय, आदर्श भारतीय नारी थी और उसने सारी कहानी बस गुस्से में बनाई। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होगा कि देविका और सत्यप्रकाश दोनों ने अपनी बात सच सच रखी थी। फिर उसका
घर छोड़कर आना इस लिहाज से प्रैक्टिकल था कि हर रात जब वो एक दूसरे के साथ सो रहे होते तो एक ही बिस्तर पर सकरी सी जगह में कुल मिलाकर 5 लोगों को सोना पड़ता। सत्यप्रकाश, ड्राइवर, रोजी, उपासना और उसके मामा के लड़के को। ऐसे में बड़ी सकराई हो जाती और शायद ही कभी किसी को नींद आ पाती। कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, मैं इसका जवाब देने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ कहानी कहता हूँ और मैंने पहली सुहागरात की कहानी कह दी है, जो कि यहीं पर खत्म हो जाती है। और अब हमारी कहानी की नायिका देविका पहली सुहागरात की कहानी से निकलकर दूसरी सुहागरात की कहानी में प्रवेश करती हैं। दूसरी सुहागरात की कहानी बहुत छोटी सी है क्योंकि दूसरी सुहागरात के पात्र समझदार हैं, बेवकूफ नहीं। कहानियां तभी लंबी होती हैं जब उसके किरदार थोड़े से बेवकूफाना हों, न ज्यादा फिल्मी हों और न ही ज्यादा देहाती। नाम वाले राहुल ने कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि नाम से ज्यादा माथापच्ची न करने के मूड वाली लड़की देविका पहले से ही कमरे के अंदर बैठी हुई थी। राहुल जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसकी शेरवानी लंबी लंबी सांसें लेने पर कुछ ऐसे झूल जाती थी जैसे एक बच्चे के हाथ में कागज का झंडा। उसके घुसते ही देविका ने टेबल लैंप बुझा दिया और उसे अपने आगोश में भर लिया। राहुल चौंक गया। राहुल भौचक्का था और वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन देविका ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए राहुल के होठों पर अपने होठ रखते हुए कहा, सुहागरात पर बातें करना बचकाना होता है। सुहागरात जिस काम के लिए है उसे वही करते हुए बिताना चाहिए। राहुल मुस्कुराया और उसने भी खुश होकर देविका को अपने आगोश में भर लिया। देविका ने राहुल से कहा, बस जरा 1 मिनट, मैं अपनी लटें सुलझा लूं। फिर झट से लट सीधी करके उसने कहा, अब ठीक है। राहुल ने पूछा, अचानक लटें सुलझाने का क्या मतलब हुआ? देविका ने कहा कि तुम बातें बहुत करते हो। राहुल फिर मुस्कुराया। मुस्कुराने से होठ चौड़े हो जाते हैं। चौड़े होठों से राहुल ने देविका के सूखे होठों को कसकर चूमा। सूखे होठों ने चौड़े होठों का प्रतिरोध नहीं किया। ठीक उसी समय टीवी पर दूरदर्शन के किसी प्रोग्राम में 2 फूलों को गुथना दिखाया गया, लेकिन आज भंवरा कहीं नदारद था। फूलों का गुथना साफ-साफ बिना सेंसर किए दिखाया गया। राहुल रात भर देविका से बातें करने की कोशिश करता रहा, लेकिन देविका ने उसे बातें करने का मौका नहीं दिया। देविका ने बातें करने के लिए ज़बान के बजाय बाकी शरीर को चुना और ज़बान को आज दूसरे काम पर लगा दिया, क्योंकि तमाम बार ज़ुबान वो सब बातें कहने में असमर्थ होती है जो चुंबन और आलिंगन आसानी से कह जाते हैं। इस बारे में पूछना ही है तो आजकल के प्रेमी-प्रेमिकाओं से पूछिए, एक चुम्बन उतना कुछ कह देता है जो घंटों भर की बातें नहीं कह पा रही होती हैं। चुम्बन बड़े ही काबिल मैसेंजर होते हैं। एक जोड़ी होठों से दूसरे जोड़ी होठों तक जाकर वो सारी बातें कुछ इतनी शांति से खुशौसा कर समझा आते हैं कि जिन्हें चीख कर भी समझाना आसान नहीं होता। राहुल भी धीरे-धीरे देविका की भाषा शैली, लहजे में पारंगत हो गया और उसने शरीर का सारा व्याकरण समझकर उसमें पंडिताई हासिल कर ली। राहुल उतना ही कहता था जितना सुनना देविका को अच्छा लगता होता, और देविका भी उतना ही सुनती जितना कहना राहुल को अच्छा लगता होता। राहुल ने कभी भी देविका की पुरानी जिंदगी में झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि देविका ने उसे झांकने के लिए वक्त बेवक्त उससे भी बेहतर बहुत कुछ मुहैया कराया। दोनों ने एक दूसरे को अंदर से लेकर बाहर तक इतना समझ लिया जितना इंसानों के लिए संभव नहीं होता है। इंसान अकेला ऐसा जानवर है जिसमें नर और मादा आज तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। बाकी सभी जानवरों में नर अपनी मादा के मर्म को बेहतर जान समझ पाया है। इंसान के अलावा दुनिया के सारे जानवरों में नर मादा से ज्यादा खूबसूरत होता है, चाहे वो नाजुक से पंछियों में मोर हो या फिर शक्तिशाली शेर हो। सभी अपनी मादा को लुभाने के लिए घंटों तरह तरह का करतब और नाच दिखाते हैं, और अगर उसके बाद भी मादा का उनका न्योता स्वीकार न करे तो वो चुपचाप अपने अपने पंख, पूछ, हरकतें संभाल कर शालीनता से वापस चले जाते हैं।
इंसान अकेला ऐसा जानवर है जो मादा को अपनी बापोती समझता है। राहुल ने ये गलती कभी नहीं की, जबकि सत्यप्रकाश गलती से ये गलती कर बैठा था। सो ये है हमारी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी अडल्ट है, बट आई थिंक इस बुक में यही सब है, तो दिस इज नॉट फॉर किड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।